let's start our topic functions of marketing. ठीक है, we have already discussed marketing क्या है, marketing की features, ठीक है, और marketing की philosophies. लेकिन marketing की philosophies हमने पांचों डिस्कस की. उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और भी आता है कि पांचों फिलोसफी में क्या डिफरेंस होता है. तो हम फंक्शंस करने से पहले एक बार मार्केटिंग की जो 5 फिलोसफी है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग एंड सोसाइटल कंसेप्ट में जो डिफरेंस है, ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें और उस डिफरेंस को देख लो. मैं आपको बुक से ही वो डिफरेंस करा देती हूँ, क्योंकि हमने पांचों फिलोसफी डिस्कस करने के बाद डिफरेंस आता है. डिफरेंस में बेस ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट गिवन आपका स्टार्टिंग पॉइंट कि कहाँ से स्टार्ट होती है. कहता है जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, फैक्ट्री से स्टार्ट होती है. प्रोडक्ट कंसेप्ट भी कहाँ से स्टार्ट होती है, फैक्ट्री से स्टार्ट होती है. सेलिंग कंसेप्ट भी किससे स्टार्ट होती है, फैक्ट्री से. बट जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो मार्केट से स्टार्ट होती है, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन करने से पहले आप कस्टमर की नीड एंड वांट आइडेंटिफाई करते हो मार्केट से, कि भाई मार्केट में कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, और जो कस्टमर डिमांड करता है ना वो हम क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. यानी प्रोड्यूस बाद में करते हो, पहले मार्केट की सर्वे करते हो कि मार्केट में कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है. इट मीन्स मार्केटिंग कंसेप्ट किससे स्टार्ट होती है, मार्केट से स्टार्ट होती है. और जो सोसाइटल कंसेप्ट है वो मार्केट प्लस सोसाइटी दोनों से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो मार्केटिंग का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है. उसके बाद सेकेंड जो डिफरेंस आता है, मेन फोकस. किस पे मेन फोकस डाला बेटा, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है कि मोर क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करो, यानी मोर क्वांटिटी में गुड्स के प्रोडक्शन पे फोकस डाला. जबकि आपकी प्रोडक्ट कंसेप्ट कहती है कि भाई क्वालिटी इंप्रूव करो, अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करो, तो क्वालिटी पर फोकस डाला प्रोडक्ट कंसेप्ट में. जबकि सेलिंग कंसेप्ट कहती है कि व्हाट एवर गुड्स यू प्रोड्यूस, ठीक है, सेल बाय हुक एंड क्रुक मेथड, कि आपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस की है, कहता वो हुक और क्रुक मेथड से सेल कर दो, उस पर फोकस डाला है. लेकिन जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो फोकस करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, और साथ ही साथ जो आपकी सोसाइटल कंसेप्ट है वो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, विद द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी की बाउंड्री के अंदर अंदर ही मुझे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है, ठीक है. तो सोसाइटी की बाउंड्री के अंदर अंदर ही हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना नहीं है बच्चे, सोसाइटी की बाउंड्री के अंदर ही हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है. तो वो आपकी सोसाइटल कंसेप्ट है. यानी मेन फोकस किस पे डाला, प्रोडक्शन कंसेप्ट में मोर एंड मोर गुड्स का प्रोडक्शन करो, ठीक है. प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्वालिटी को इंप्रूव करो. सेलिंग कंसेप्ट कहती है व्हाट एवर गुड्स यू प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हुक एंड क्रुक मेथड, यू सेल ऑल दीज गुड्स इन द मार्केट. लेकिन मार्केटिंग कहती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस दो, और सोसाइटल कहती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पर फोकस दो लेकिन सोशल वेलफेयर के साथ दो. उसके बाद तीसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है मीन्स. मीन्स का मतलब होता है बेटा मीनिंग. मीन्स का मतलब मीनिंग. कहता है कि जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस. इट मीन्स हर जगह प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दो. अफोर्डेबल का मतलब होता है कम प्राइस पर, जिसको एवरी पर्सन अफोर्ड कर सके, इतनी प्राइस पर उसको अवेलेबल कराओ. यानी प्रोडक्शन कंसेप्ट का मीनिंग होता है कि भाई एवरी प्लेस पर गुड्स को क्या कर दो, अवेलेबल करा दो लेस प्राइस पर. तो वो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है कि कम प्राइस पर एवरी प्लेस पर अवेलेबल करा दो, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट है. प्रोडक्ट कंसेप्ट कहती है इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करो देन प्रॉफिट अर्न होगा. और आपकी सेलिंग कंसेप्ट कहती है कि भाई प्रमोशन टूल्स यूज करो और मोर एंड मोर गुड्स को सेल करो. प्रमोशन टूल्स का मतलब बेस्ट एडवर्टीजमेंट करो, डिस्काउंट दो, रिबेट दो और अदर ऑफर्स दे दो कस्टमर्स को, ताकि वो अट्रैक्ट हो और गुड्स की डिमांड ज़्यादा करें. यानी प्रमोशन टूल्स यूज करके गुड्स की सेल को इंक्रीज करो. उसके बाद अगला टॉपिक इसमें आता है मार्केटिंग कंसेप्ट. कहती है मार्केटिंग टेक्निक को यूज करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. बेटा मार्केटिंग टेक्निक का मतलब होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो सभी सेलर दे रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विस दो. जैसे कस्टमर को होम डिलीवरी देनी है, या फिर कस्टमर को आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी है, या कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को
बड़ी क्विकली हैंडल करना है, तो यानी कुछ एक्स्ट्रा टाइप की फैसिलिटी आप कस्टमर्स को दोगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट होगा। तो इनको मार्केटिंग टेक्निक्स कहा जाता है। यानी मार्केटिंग कंसेप्ट में फोकस जो मेन है वो मार्केटिंग टेक्निक्स पे फोकस करा है। अगर आपको कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करवाना है, यानी आप चाहते हो कि कस्टमर ज़्यादा इंटरेक्ट हो मेरे प्रोडक्ट के एज कंपेरिजन ऑफ कॉम्पिटिटर, तो आपको मार्केटिंग टेक्निक यूज करनी ही करनी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा टाइप की सर्विस अपने कस्टमर्स को देनी होगी और सोसाइटल में भी आप मार्केटिंग टेक्निक यूज करोगे, तब जाके आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट लगेगा। उसके बाद लास्ट में आता है एंड्स। एंड्स का मतलब होता है रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट आता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कि लार्ज स्केल पर अगर आप प्रोडक्शन करोगे लार्ज स्केल पर, then definitely आप क्या करोगे? प्रॉफिट अर्न करोगे। इट मीन्स if you do the production on large scale, then the price of goods is also reduced and you earn more profit by selling of all those goods which have less price, because the less price goods की डिमांड मार्केट में क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। जो आपकी प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो कहती है भाई क्वालिटी को इंप्रूव करके आप लार्ज स्केल पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सेलिंग कंसेप्ट कहती है प्रमोशनल टूल्स यूज करके आप गुड्स को ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सेल कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मार्केटिंग कंसेप्ट कहती है कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देके आप लार्ज स्केल पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और सोसाइटल कंसेप्ट कहती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज सोशल वेलफेयर से आप लार्ज स्केल पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये एंड्स का मतलब रिजल्ट्स। ये पांचों में डिफरेंस था। वैसे अगर बच्चों को पांचों फिलोसफी आती है तो बच्चा डिफरेंस अपने आप भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आता है कि मार्केटिंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे तो मार्केटिंग के बेटा इसमें 12 फंक्शन है, ठीक है, और सभी स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन कोई स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोसेस नहीं है, आप कैसे भी इनको लिख सकते हो। तो मार्केटिंग के फंक्शन में फर्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है गैदरिंग एंड एनालिसिस एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग का मतलब होता है गैदर करो, कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करो, ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट फंक्शन है मार्केटिंग का। यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले आप मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि कस्टमर की क्या नीड एंड वांट है, कस्टमर क्या डिमांड करता है। ये इंफॉर्मेशन आप डोर टू डोर विजिट करके भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हो, सेल्समैन अपॉइंट करके भी कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चनर के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हो, एज यू विश। किसी भी मेथड को अडॉप्ट करके आप मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। पहला पॉइंट गैदरिंग समझ आ रहा है। मार्केट से इंफॉर्मेशन क्या की मैंने? कलेक्ट की। मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैंने उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस किया, और जब मैं उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करती हूँ तो मैं स्वोट वर्ड यूज करती हूँ। स्वोट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो आप उस इंफॉर्मेशन का स्वोट एनालिसिस करो कि भाई उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, मैं कैसे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। ग्रैब का मतलब कैप्चर करूं कि भाई जो इंफॉर्मेशन मैंने मार्केट से कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन को अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को यूज, जो मेरे पास स्ट्रेंथ है, जो मेरी पावर है, उस पावर को यूज करते हुए कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, ठीक है, और साथ ही साथ मैं ऐसी पॉलिसीज बनाऊं, ठीक है, ताकि मेरी जो वीकनेस है या फ्यूचर में आने वाला जो थ्रेट्स है उनको मैं ओवरकम कर दूं प्रेजेंट में, ताकि उनकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने मार्केट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है कि भाई फ्यूचर में ना कार की डिमांड क्या होने वाली है, जो स्मॉल कार्स है उनकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, ये मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। अब उस इंफॉर्मेशन को मैंने एनालिसिस किया कि भाई मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मेरे पास काफ़ी फाइनेंस है, तो आज की तारीख में ही मैं स्मॉल कार ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हूँ, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब उस स्ट्रेंथ के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी भी देखी है, क्योंकि मैंने देखा कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट है या फिर इंडिया के कुछ पार्ट्स ज़्यादा है जहाँ पर लोगों की कार
डिमांड ज़्यादा है, या एक कंट्री है जहाँ स्मॉल कार्स की डिमांड ज़्यादा है, तो मेरे को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी, क्यों ना मैं स्मॉल कार ज़्यादा प्रोड्यूस करके उस कंट्री में कार को क्या कर दूँ, सेल कर दूँ। लेकिन मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर बंदे की कुछ ना कुछ तो वीकनेस रहती है, कोई ना कोई तो मेरी वीकनेस है, ठीक है। या फिर जब मैं उसके अदर कंट्री में गुड्स को सेल करती हूँ तो मेरे सामने कोई ना कोई थ्रेट्स भी आता है, ठीक है, कि मेरे पास एक्सपोर्ट का मुझे नॉलेज नहीं है, या एक्सपोर्ट प्रोसीजर काफ़ी लॉन्ग और लेंदी है, तो फिर मैं उस एक्सपोर्ट प्रोसीजर को कैसे सॉल्व करूँ, क्या मैं किसकी हेल्प लूँ, ताकि जो सेल करने में मेरे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, जो थ्रेट्स आएंगे, उनको प्रेजेंट में मैं ओवरकम कर लूँ, कम कर लूँ, ताकि उनकी वजह से मुझे फ्यूचर में लॉस बियर ना करना पड़े। तो इसका मतलब मार्केटिंग का फर्स्ट फंक्शन है, गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले मार्केट में क्या करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कस्टमर की नीड एंड वांट के बारे में। और ये इंफॉर्मेशन आप कैसे भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट हो गई, उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करो SWOT के बिहाफ पर, ठीक है, कि मैं उस इंफॉर्मेशन में कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, कैसे आप पॉलिसीज एंड प्लान बनते हो, ताकि आप अपने उन थ्रेट्स को, ठीक है, ओवरकम कर सको, कि जिसकी वजह से उनको आपको फ्यूचर में कोई लॉस फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है, कलेक्ट हो गई। कलेक्ट होने के बाद आप क्या बनाते हो, प्लान बनाओगे मार्केट का। मार्केट प्लानिंग का मतलब होता है कि भाई जो इंफॉर्मेशन आपने मार्केट से कलेक्ट की है, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर यू मेक द प्लान ऑफ योर बिजनेस। और आपने बिजनेस का प्लान बनाया कि मुझे अपना मार्केट एरिया इंक्रीज करना है 30%, क्योंकि मैंने जब सर्वे करी मार्केट की तो मेरे को पता चला यार मार्केट में मेरा एरिया तो सिर्फ 10% है, यानी मेरी गुड्स की जो डिमांड है मार्केट में सिर्फ 10% है। मैंने ये सर्वे करा और मैंने खुद ही अपना एक टारगेट सेट करा कि भाई मुझे अपना मार्केट एरिया 30% तक का बढ़ाना है, ठीक है, मुझे अपना मार्केट एरिया कितना इंक्रीज करना है, 30% तक का, ये मैंने खुद डिसाइड किया। अब मैं प्लान बनाऊंगी हाउ टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, कैसे मैं अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करूं, ठीक है, 10 to 30 कैसे इंप्रूवमेंट करूं, तो इसके लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे नया प्रोड्यूस करना पड़ेगा, किस कलर, साइज, क्वांटिटी, कहाँ सेल करना होगा, कितनी प्राइस पर मुझे सेल करना होगा, ये सब चीज़ों का आप प्लान बनाओगे, ठीक है। वैसे हमारी बुक में सिर्फ प्लान में इतना सा ही एक्सप्लेन किया गया है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आपने मार्केट में कलेक्ट की है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट की सर्वे से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि मार्केट एरिया मेरा सिर्फ 10% है, तो मैं मार्केट एरिया को 10 to 30% इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो 20% मार्केट एरिया को इंक्रीज करने के लिए वी मेक द प्लान। लेकिन इतना ही प्लान नहीं, प्लान को थोड़ा और भी एक्सपेंड कर सकते हो कि भाई उस 20% मार्केट एरिया को इंक्रीज करने के लिए मुझे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस प्राइस पर सेल करूंगी, कहाँ सेल करूंगी, क्या क्वालिटी होगी, ठीक है, और कहाँ कहाँ मुझे ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे करनी होगी, ये पूरा भी आप एडवांस में प्लान बना सकते हो। नहीं आप उससे जितना पहले बताया है उतना अभी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपने प्लान बनाते हो, एक लेआउट बना लिया कि भाई कैसे आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, वो भी मार्केटिंग की हेल्प से प्लान बनाते हो। प्लान बनाने के बाद आपने प्लान के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिजाइन तैयार कर दी हो, और डिजाइन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। डेवलप का मतलब प्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने प्लान बनाया कि मुझे अपना मार्केट एरिया 10 to 30% इंक्रीज करना है, इसलिए मुझे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। मुझे अपना मार्केट एरिया इंक्रीज करने के लिए मोर सेल्समैन अपॉइंट करने पड़ेंगे, ये मैंने प्लान बनाया। उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती हूँ, उस प्रोडक्ट के वेरियस डिजाइन मैंने प्रोड्यूस किए, ताकि एवरी टाइप ऑफ कस्टमर की नीड एंड वांट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। और कहता है वेरियस डिजाइन मैंने जो बनाए, उन वेरियस डिजाइन में वो प्रोडक्ट मैंने डेवलप का मतलब क्या कर दिया बच्चे, प्रोड्यूस कर दिया। वो प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। जैसे मुझे एक रेफ्रिजरेटर बनाना है, नया प्रोडक्ट अपना मार्केट सेल इंक्रीज करने के लिए मुझे रेफ्रिजरेटर बनाना है, तो रेफ्रिजरेटर वेरियस डिजाइंस में बनाए, वेरियस साइज में बनाए, वेरियस कलर्स में बनाए, वेरियस टेक्नोलॉजी यूज की मैंने उसमें, ताकि एवरी टाइप ऑफ कस्टमर की नीड एंड वांट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जब हम रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, तो पहले जब वो छोटे रेफ्रिजरेटर आते थे तो पानी जो उसमें जो गैस होती थी वो पानी रिलीज करती, तो हम नीचे एक ट्रे रखते थे। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले टाइम में ट्रे नहीं रखते थे,
फिर वो पानी जो आता था उसको बाहर फेंकते थे। आजकल जो फ्रिज आते हैं कि हम ट्रे रखते हैं, नहीं, ठीक है। और पहले जो ऊपर वाला जैसे डबल डोर जिसको कहते थे, डबल डोर की फ्रिज है, तो ऊपर वाला एज ए फ्रीजर यूज करते थे, नीचे वाला एज ए फ्रिज यूज करते थे। आप सबको पता है फ्रीजर की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम रेयर केसेज में ही कोई फैमिली यूज करती है, अदरवाइज बहुत कम यूज होता है। तो मतलब वो वेस्टेज पार्ट है क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा। भाई अगर मान लो ज्यादा बड़ी फैमिली है तो वो फिर छोटा वाला क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, क्योंकि उसका स्पेस कम है। तो फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई। उस नई टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वन टच फ्रिज, वन टच फ्रीजर, ठीक है, जिसमें आप उसका टेम्परेचर सेट करते हैं। हम उसका कि जैसे ही हम उसमें टच आता है कि टच करके हम उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, और जो फ्रीजर है उसको भी हम एज ए फ्रीज यूज करते हैं। जब मुझे जरूरत होती है फ्रीजर बनाने की, बाय द वे मुझे मान लो आइस बनानी है, कुछ भी मुझे ऐसा करना है, एज ए फ्रीजर मुझे यूज करना है, तो आप अपना वन टच करके उसका टेम्परेचर सेट करो और उस केस में अपना उसको एज ए फ्रीजर यूज कर लोगे। आपको चाहिए मान लो 5 घंटे के लिए उसको बर्फ बनाने की बनाई, और उसके बाद फिर टेम्परेचर सेट करके एज ए फ्रीज यूज कर लेते हो। तो मतलब अच्छा, फिर उसके बाद भाई मुझे बड़ा अच्छा सा घर बनाया है, तो फ्रीज भी रखी हुई बड़ी सुंदर सी लगनी चाहिए, तो सामने उसके डिजाइन बना देते हैं, डिजाइनों के 2-2 हज़ार रुपये फालतू ले लेते हैं। आप सिंपल फ्रिज लोगे, अगर आपने बड़ी डेकोरेटेड वाली फ्रिज आगे डिजाइन वाली लेते हो तो 5-7 हज़ार रुपये उसका सेलर हमारे से क्या लेता है, एक्स्ट्रा लेता है। हम लोग सोचते हैं यार सामने रखी हुई है तो डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल सबकी किचन क्या होती है, ओपन ही किचन होती है, ओपन किचन में सभी देखेंगे तो अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब कहने का यही है कि प्रोडक्ट जो आप मार्केट एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने का प्लान बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के हमने वेरियस डिजाइन्स बनाए, और वेरियस डिजाइन्स में वो प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, ताकि एवरी टाइप ऑफ कस्टमर की नीड एंड वांट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेफ्रिजरेटर का दिया है कि आई वांट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट जस्ट लाइक एज ए रेफ्रिजरेटर, या जस्ट लाइक यू रेफ्रिजरेटर में प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो उसके वेरियस कलर्स, डिजाइन, साइज, टेक्निक, ठीक है, इसमें मैंने वो प्रोडक्ट क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर मैं यहाँ तक का 3rd पॉइंट तक मैंने प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, डेवलप कर दिया। फिर बेटा 4th पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये अलग अलग चीजें हैं दोनों की दोनों। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सो दैट आपके प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी क्या रहे, मतलब क्वालिटी पर आप श्योर रहे। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है टू मेंटेन द क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करना, ताकि आप लोगों की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस ना आए, सभी जो प्रोडक्ट है वो सेम क्वालिटी के रहे। तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट, कि गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन करना ताकि सभी प्रोडक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी रहे, क्वालिटी वाइज सारे प्रोडक्ट क्या रहे, एक जैसे रहे। तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड सो दैट प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी रहे, सभी प्रोडक्ट एक जैसी क्वालिटी के रहे। ये नहीं कि मैंने खरीदा वो अलग क्वालिटी का है, दूसरे ने खरीदा अलग क्वालिटी का है, तीसरे ने खरीदा अलग क्वालिटी का, चौथे ने खरीदा अलग क्वालिटी का, जबकि प्राइस सारे क्या दे रहे हैं, सेम। यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि भाई गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लो कि ये गुड्स इस स्टैंडर्ड में हमें प्रोड्यूस करनी है, और स्टैंडर्डाइजेशन में हम चेक करते हैं कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की है वो उसी एक्यूरेट स्टैंडर्ड में प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, ताकि गुड्स में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। सबको क्लियर आ गया समझ में? तो स्टैंडर्डाइजेशन 1 नंबर में पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, 1 मार्क में ये बहुत बार पूछा जाएगा, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले स्टैंडर्ड फिक्स करो, आफ्टर ऑल यू चेक। इन स्टैंडर्डाइजेशन में वी चेक ऑल गुड्स आर इज आल्सो प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नॉट। If the goods are produced according to predetermined standards, then definitely हमारी गुड्स की क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। और भाई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड में नहीं है तो फिर आप सोचोगे ये भी वही 50 रुपए में गुड्स लेके ये भी 50, और क्वालिटी दोनों की क्या है, डिफरेंट है, तो कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन आएगा ही आएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जो गुड्स मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस की है उनका स्टैंडर्ड चेक करना कि सभी गुड्स की क्वालिटी एक जैसी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे सभी गुड्स की क्वालिटी। फिर ग्रेडिंग आता है। ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स। ग्रेडिंग का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स ऑन द बेस ऑफ कलर, साइज, क्वांटिटी, ठीक है, कलर, साइज, क्वांटिटी के बिहाफ पर गुड्स को क्लासिफाई करना ही क्या होता है,
ग्रेडिंग होता है। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, आपने राइस खरीदे लमसम क्वांटिटी में, फिर मैं क्या करती हूँ, क्या जो एक कस्टमर है वो लमसम क्वांटिटी में राइस की डिमांड करता है हमारे से? नहीं ना, वो तो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे से डिमांड करता है। तो लमसम क्वांटिटी में राइस मैंने खरीदे, मैंने 1 kg का पैकेट बना दिया, 2 kg का पैकेट बनाया, 5 kg का पैकेट बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा 10 kg का पैकेट बनाया। तो जब मैंने क्वालिटी की जब मैंने क्वांटिटी के बिहार पर गुड्स को क्लासीफाई कर दिया तो उसको क्या बोला जाएगा? ग्रेडिंग बोला जाएगा। भाई लमसम में मैंने राइस परचेज किया लमसम इकट्ठे में और फिर क्वांटिटी के हिसाब से मैंने उनको क्लासीफाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड द ग्रेडिंग। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हो, साइज के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग भी, कलर के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हो, एज यू विश, लेकिन वो ग्रेडिंग होती है। सारे बच्चों को समझ आया ग्रेडिंग क्या होती है? जैसे शर्ट है, शर्ट को मैंने क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। साइज सबका सेम है, सबका मान लो 40 साइज है और लेकिन 40 साइज में मैंने क्या कर दिया? क्वालिटी अलग अलग है, अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग मैंने क्लासीफाई कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमिनेट कर दी। तो जब आप गुड्स को साइज, कलर, क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते हो तो उसको ग्रेडिंग कहा जाता है। इट्स क्लियर सबको? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। उसके बाद क्या आता है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो, जैसे ही आपने क्वालिटी चेक कर ली यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन में कि भाई आपकी गुड्स प्री डिटरमाइंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, यहाँ पर आपने उनको क्लासीफाई कर दिया साइज, कलर, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। क्लासीफाई करने के बाद यहाँ पर आता है पैकेजिंग। पहले पैकेजिंग को एक्सप्लेन करोगे, फिर लेबलिंग को करोगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। फर्स्ट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है पैक द प्रोडक्ट्स, पैक द प्रोडक्ट्स इन कंटेनर्स, कार्टून्स, ठीक है, रैपर्स, सो दैट आवर प्रोडक्ट इज आल्सो सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। भाई पैकेजिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को पैक करना, कंटेनर्स, कार्टून्स, रैपर्स में पैक करना, ताकि हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक क्या रहे? सेफ रहे। तो उसको क्या बोला जाता है? पैकेजिंग। क्या बोला जाएगा उसको? पैकेजिंग। ठीक है, जैसे आप लोग भी आज हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हम पैकेट गुड्स की डिमांड करते हैं ना, जो ओपन में गुड्स मिलती है हम उनकी डिमांड ही नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं ओपन में जो गुड्स मिलती है वो अडल्ट्रेटेड होंगी, कहीं ना कहीं उनमें मिलावट होती है, तो डेफिनेटली पैकेजिंग गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। अच्छा, पैकेजिंग को एक साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है। पैकेजिंग को एक साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी उतनी मोर एंड मोर कस्टमर्स को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करेगी तो उतनी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा सेल्स होगी। आप मॉल में चले जाते हैं, छोटे बच्चों को लेके चले जाए, ठीक है, छोटे बच्चों, जितनी भी छोटे बच्चों वाली जो बैग है, कुछ भी है, उनका वो वाली बात आपने देखा होगा, लंच बॉक्स भी बनाते हैं, बैग बनाते हैं, उनके टॉयज बनाते हैं, सब पे छोटा भीम और बारबी पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। पिक्चर बनती है नहीं बनती है? ऐसे नो, ठीक है, क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चा उसको देखकर अट्रैक्ट हो और वो डिमांड करेगा, ठीक है। और देखोगे तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स वाली पिक्चर बना देते हैं, बॉयज वाले में बॉयज वाली पिक्चर बना देते हैं। तो गर्ल्स कहेगी भाई मेरी मैन वाली में तो मेरी डॉल ही बनी हुई होनी चाहिए, और बॉयज वाले में तो चाहे कुछ भी दे दो, उनको कोई इतना दिमाग नहीं होता है ना। पर गर्ल्स स्पेशल डिमांड करती है कि नहीं मेरी वाली में तो गर्ल्स ही बनी होनी चाहिए, तो बॉयज का होता है। बॉयज को इतना फर्क नहीं पड़ता है ना, समझदार होने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ता है। छोटे बच्चे बॉयज होते हैं तो वो इतना दिमाग नहीं लगा, तुम कुछ भी दे दो, तोड़ मेड़ के सब एक जैसे कर देते हैं। तो ये था पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का मतलब होता है, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सा संभाल के रखती है हर चीज़ को, है ना, अच्छे से, और वो तो अंदर तक ही पुर्जे देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। फिर एक बार पुर्जे देखने के बाद चीज़ें क्या हो जाती है, वो ऐसे कैसे, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। थोड़ी देर में अपने भी पुर्जे देख लेते हैं, दूसरे वाले के भी पुर्जे साथ में बराबर देख लेते हैं, जोड़ जाड़ के एक जैसे। बॉयज़ की ऐसे ही होते हैं, जनरली मैंने ऐसा ही देखा, सारे बॉयज एक जैसे हैं, गर्ल्स ठीक रहती है इस चीज़ में। तो पैकेजिंग का मतलब पैक द प्रोडक्ट इन कंटेनर्स, कार्टून्स, ताकि मेरा प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे। लेबलिंग क्या होती है बेटा? पैकेजिंग का वो इंफॉर्मेटिव पार्ट्स जो हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको लेबलिंग कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? लेबलिंग। पैकेजिंग का वो इंफॉर्मेटिव पार्ट जो हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड द लेबलिंग। लेबलिंग भी हमारी कहीं ना कहीं सेल को इंक्रीज करती है, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव लेबल लगाओगे उतना ही प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा लेबल की तरफ। आपने देखा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम चिप्स का पैकेट परचेज करते हैं, तो चिप्स का पैकेट एक कवर के अंदर, सारी चिप्स एक कवर के अंदर आती है, ठीक है, कार्डबोर्ड में पैक होती है, लिफाफे में पैक होती है, वो पैकेजिंग है।
समझ आ गया? उस पैकेजिंग के ऊपर ही लिखा हुआ होता है एमआरपी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कौन मैन्युफैक्चरर है, उसका FSSAI जो भी है मार्क वार्क सब चीज लिखी हुई होती है ना। जो लिखा हुआ पार्ट है वो किसका काम कर रहा है? लेबलिंग का काम कर रहा है। आप मेडिसिन परचेज करते हो, मेडिसिन की जो सीसी आती है उसके ऊपर एक कागज सा लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, स्लिप लगी हुई होती है। उस स्लिप पे इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, जो भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या यूज किया गया है, तो उसको क्या बोला जाता है? लेबलिंग। उसको क्या बोला जाता है? पहले तो ये बताओ सारे बच्चों को पैकेजिंग और लेबलिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया? अपने आप लिख दोगे, ठीक है? तो पैकेजिंग में, लेबलिंग मींस पैकेजिंग का वो इंफॉर्मेटिव पार्ट जो हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद आता है बेटा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है हम अपने प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर नेम या सिंबल से सेल करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स को एक नेम या सिंबल से सेल करते हैं, उस नेम या सिंबल को ब्रांडिंग कहा जाता है। ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स का कोई नाम ही ना हो, ऐसा कभी होता है? भाई आप लोगों का भी तो नाम है, तो आप लोग ब्रांडिंग ही तो बोलेंगे, भाई नाम है तो ब्रांड है वो, ठीक है? और अगर आप सोचो हम सबका नाम ही ना हो तो हम कैसे एक दूसरे को बोलेंगे, कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे? पहचान तो लेंगे लेकिन उसको कैसे कहेंगे कि भाई आप कोई बोल रहे हैं? नाम है, उसी से तो आइडेंटिफिकेशन है, वो ब्रांडिंग ही है। आपने देखा होगा मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है सबका एक नाम है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि वी सेल आवर प्रोडक्ट फॉर ए पर्टिकुलर नेम या सिंबल। हम अपने प्रोडक्ट को किसी नाम या सिंबल से सेल करते हैं, उस नेम या सिंबल को ही ब्रांडिंग कहा जाता है। कुछ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो कंपनी का नेम से ही अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स तो कंपनी के नेम से ही, जैसे टाटा कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट टाटा के नाम से निकालती है, क्योंकि पता है उसका खुद का नाम एक बार लोयल होगा तो नया प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करेगी इजीली से मार्केट में सेल हो जाएगा, क्योंकि टाटा नाम पहले फेमस लोगों की जुबान पर है। नया प्रोडक्ट इजीली से क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो अपने नाम से प्रोडक्ट सेल नहीं करते, प्रोडक्ट के नाम से ही सेल कर लेते हैं, ठीक है? कंपनी के नाम पर अपना प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, बल्कि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं। तो बहुत सारे, अब सब लोगों का अपना अपना है, कोई अब प्रोड्यूसर अपने कंपनी के नाम से प्रोडक्ट का नाम रखता है, कोई अलग रख सकता है। लेकिन जब भी आप अपने प्रोडक्ट को एक नेम या सिंबल से सेल करते हो तो उसी को ब्रांडिंग कहा जाता है। आई थिंक क्लियर होगा। ब्रांडिंग के बाद बेटा 7th पॉइंट आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मार्केटिंग का फंक्शन है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब होता है कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब होता है कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देना। और कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस कैसे दी जाएगी? क्योंकि एवरी प्रोड्यूसर इज आल्सो वांट टू इंटरेक्ट मोर एंड मोर कंज्यूमर्स टुवर्ड्स इट प्रोडक्ट। Every जो producer is also want to interact more and more consumers towards his product. Then the question is arise, how more and more consumers interact towards your product? If you provide any extra facility, कुछ अपने कॉम्पिटिटर से कुछ डिफरेंट अगर आप अपने कस्टमर्स को देते हो तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ इंटरेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। देन क्वेश्चन इज अराइज, क्या एक्स्ट्रा दे हम उसको? भाई कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देना। इट मीन्स कस्टमर की प्रॉब्लम्स को बड़ी फ्रिक्वेंटली हैंडल करना, होम डिलीवरी की सर्विस देना, आफ्टर सेल सर्विस देना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कोई सजेशन की सर्विस देना, एडवाइजरी सर्विस देना। ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विस अगर आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक मोर एंड मोर कस्टमर्स कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करते हैं। तो उसी को बोला जाता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग फंक्शन में ही आता है, मार्केटिंग में ही है कि हम ज्यादा कस्टमर्स को इंटरेक्ट करना चाहते हैं। इंटरेक्ट तभी होंगे जब कुछ एक्स्ट्रा दोगे, कुछ डिफरेंट दोगे कॉम्पिटिटर से, देन मोर एंड मोर कस्टमर्स इंटरेक्ट होगे। और कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी। प्रोवाइड बाय सेलर टू कस्टमर। एक सेलर जब अपने कस्टमर को जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी देगा उस एक्स्ट्रा फैसिलिटी को एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी समझ आ गई क्या क्या एक्स्ट्रा? उसके बाद बेटा आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की क्या डिटर्मिनेट करोगे? प्राइस। क्या डिटर्मिनेट करोगे? प्राइस। कहता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, with the help of marketing we also determine the price of our product।
प्राइस इज वेरी सेंसिटिव एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग, क्योंकि अगर प्राइस में जरा सा वेरिएशन आ जाता है तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स फ्रिक्वेंटली आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं, अगर जरा सा वेरिएशन प्राइस में आ गया तो बड़ा सेंसिटिव एलिमेंट है प्राइस। बड़ी सोच समझ के डीप थिंकिंग करके आप प्राइस डिटरमिनेट करोगे। फिर क्वेश्चन आता है मैडम इसमें मार्केटिंग का क्या रोल है, क्योंकि मार्केटिंग आपको उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई की इंफॉर्मेशन देता है, और जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है वहां पर हम प्रोडक्ट की प्राइस क्या कर देते हैं, डिटरमिनेट कर देते हैं। जहां पर भी डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं वहां पर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिनेट कर देते हैं। तो डिमांड और सप्लाई की इंफॉर्मेशन कौन देता है, मार्केट से पता चलती है कितनी डिमांड आपके प्रोडक्ट की, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करोगे, यस या नो, क्योंकि ज्यादा सप्लाई करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर कम सप्लाई करोगे तो भाई गवर्नमेंट आपके बिजनेस पे इंटरफेयर कर सकती है, क्योंकि डिमांड और आप सप्लाई नहीं कर रहे तो आप होर्डिंग्स कर रहे हो उसकी। तो जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है वहां प्रोडक्ट को आप प्राइस डिटरमिनेट कर देते हो। तो बेटा प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में यू डिटरमिनेट द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। प्राइस इज वेरी सेंसिटिव एलिमेंट। In this element, with the help of marketing, we determine the price of our product because the marketing is also provide the demand and supply information. और जहाँ demand और supply आपस में intersect कर जाती है वहाँ हम अपने product की price determinate कर देते हैं। It's clear? Determinate हो गई price। उसके बाद 9 आता है promotion and selling। बेटा प्रमोशन जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, एक तो प्रमोशन होता है डेजिग्नेशन हाई होना, हमने स्टाफिंग चैप्टर में भी प्रमोशन आया था। तो अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करता है तो उस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन हम क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, यानी उसको प्रमोट कर देते हैं, वो प्रमोशन होता है। लेकिन मार्केटिंग चैप्टर में प्रमोशन का मतलब डेजिग्नेशन हाई होना नहीं है। मार्केटिंग चैप्टर में प्रमोशन का मतलब सेल इंक्रीज करना। वो सारी टेक्निक्स, वो सारे मेथड्स जो मेरी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं उनको प्रमोशन कहा जाता है। वो सारी टेक्निक्स, वो सारे मेथड्स जो मेरी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं उन सारी टेक्निक्स और मेथड को प्रमोशन कहा जाता है। तो जैसे मेरे प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिनेट हो गई वैसे मैं अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए वेरियस प्रमोशनल टूल्स यूज करती हूँ। जैसे एडवर्टीजमेंट है, डोर टू डोर सेल करती हूँ, ठीक है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स है, जैसे डिस्काउंट दे दी, रिबेट दे दी, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे दिया, एक्स्ट्रा क्वांटिटी गिफ्ट की फॉर्म में दे दी। ये कुछ ऐसे प्रमोशनल टूल्स यूज करती हूँ ताकि मेरे प्रोडक्ट की मोर एंड मोर डिमांड हो, और मोर एंड मोर डिमांड होगी तो ऑटोमेटिक सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर प्रमोशन का मतलब कि भाई प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए वी यूज वेरियस प्रमोशनल टूल्स जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट, डोर टू डोर सेल, प्रमोशनल टेक्निक्स जैसे डिस्काउंट, रिबेट, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी देना या वन प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री देना, कंटेनर फ्री देना, गिफ्ट देना, ये सारी चीजें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है ताकि आपकी उनकी गुड्स यानी आपकी गुड्स की वो ज़्यादा डिमांड करे। ज़्यादा डिमांड करेगा तो डेफिनेटली सेल भी क्या होगी, ज़्यादा। आप सेल ज़्यादा करने के लिए आपने प्रमोशनल टेक्निक्स यूज कर ली। उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फिजिकली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स, क्योंकि जहां गुड्स मैन्युफैक्चर होती है वहां पर कस्टमर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम फिजिकली गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक अवेलेबल कराते हैं। फिजिकली हम गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक अवेलेबल कराते हैं। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज करते हो, ये इसके एलिमेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, वेयरहाउस, और ट्रांसपोर्टेशन। ये चार आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट हैं। हालांकि आप 30% सिलेबस में ये डिलीट कर दिया गया है टॉपिक में, ये चारों डिटेल से पढ़ाती है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूंगी नॉलेज के लिए 30% वाले में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन आ रहा है ना, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि फिजिकली गुड्स को मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए आप इन चार एलिमेंट्स को फॉलो करते हो। भाई आपके पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर अगर आपकी इन्वेंट्री में गुड्स है, यानी आपके इतनी इन्वेंट्री रखोगे, इन्वेंट्री का मतलब इतना आप गुड्स अपने पास
रखते हो, ठीक है, जितनी डिमांड होती है, ना ज्यादा रखोगे ना कम, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो ब्लॉक हो जाती है कैपिटल, और कम इन्वेंट्री रखोगे तो आप टाइम पर गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाओगे। ऑप्टिमम इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन करना जरूरी है। इन्वेंट्री जो होती है वो आपकी रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, सेमी फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, और फिनिश गुड्स का भी हो सकता है इन्वेंट्री। तो वेयर हाउस सिर्फ फिनिश गुड्स का होता है। वेयर हाउस में जब गुड्स की मार्केट में डिमांड नहीं होती है, उस केस में आप गुड्स वेयर हाउस में स्टोर करते हो, जब डिमांड होती है तो वेयर हाउस से सप्लाई कर देते हो। ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से आप गुड्स क्या करते हो, वेयर हाउस से लेकर और मार्केट में कंज्यूमर तक अवेलेबल कराते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चारों एलिमेंट का मेन मोटिव क्या है कि प्रोड्यूसर से गुड्स लेकर फिजिकली कस्टमर्स तक क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यही मतलब हुआ इसका। तो सीधा एक मीनिंग ही लिखना और कुछ नहीं करना। बेटा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ये दोनों एलिमेंट हैं। कई बार अगर मेरा केस स्टडी आती है और केस स्टडी में मान लो आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कहीं यूज किया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, वैसे तो कोशिश करना ट्रांसपोर्टेशन आया हुआ, मार्केटिंग के फंक्शन पूछे कि लाइन को कोड करो और मार्केटिंग का फंक्शन बताओ, तो आप ट्रांसपोर्टेशन वाली लाइन को यूज करके और लिख दोगे ट्रांसपोर्टेशन। बाय द वे अगर मेरे किसी बच्चे ने ट्रांसपोर्टेशन ना लिख के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग ये दोनों ही किसके पार्ट है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ही पार्ट है। वो वाली बात है कि वो अपने आप में पॉइंट है, इसी के ही सब पॉइंट है ये, लेकिन कोशिश करो आप क्लियर पॉइंट लिखो। फिर भी कोई बच्चा अगर लिख भी देता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो भी उसको करेक्ट माना जाएगा, गलत नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वो मोड है, वो वे है जिसकी हेल्प से हम गुड्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक। ट्रांसपोर्टेशन के वेरियस मोड है, आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, बाई एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, एयर स्पेस ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, एज यू विश कोई भी ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो जिससे आप अपने गुड्स को फिजिकली प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ट्रांसफर कर सको, ताकि कंज्यूमर अपने नियर बाई प्लेस तक या नियर बाई जगह से इस गुड्स को या क्या करे कंज्यूम कर सके, ले सके, वो ट्रांसपोर्टेशन है। आप एक मैन्युफैक्चरर जो है अपनी गुड्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांसपोर्ट मोड यूज कर सकता है जो उसको सूटेबल लगता है, वो ट्रांसपोर्ट का वो मोड यूज कर सकता है जो उसको सही लगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। At that time when the demand are not available in the market, then you take the goods, then you store the goods, sorry. When the demand is not available in the market, then you store the goods in warehousing. When the demand are arise in the market, then you take the goods from warehouse and supply in the market. So the warehousing is also provide the better facility, ताकि प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि भी प्रोडक्शन और कंजप्शन में टाइम गैप का डिफरेंस रहता है। जिस टाइम गुड्स प्रोड्यूस होती है उसी टाइम गुड्स कंज्यूम नहीं होती ना, तो फिर भाई उस टाइम गैप में आप अपनी गुड्स कहाँ रखोगे, वेयर हाउस में रखेंगे, वेयर हाउस में रख दी, और जब मार्केट में डिमांड अराइज होगी तो क्या करेंगे, वेयर हाउस से गुड्स लेंगे और मार्केट में क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, समझ आ गया। फिर जैसे ही डिमांड नहीं होती है तो वेयर हाउस में रखी रहती है, कोई बात नहीं, प्रोड्यूस करके वेयर हाउस में रखेंगे, तो इससे प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। और ये दोनों टॉपिक आपके प्लस वन में भी आए थे ना, ठीक है। तो एड्स टू ट्रेड में थे, एड्स टू ट्रेड, तो ट्रांसपोर्टेशन भी और वेयर हाउसिंग भी दोनों की वहाँ पर भी सेम एक्सप्लेनेशन थी, यहाँ पर भी सेम एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, समझ आ गया। अब आपको मैं एक चीज छोटी सी समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले 2 मिनट देखना सारे बच्चे, 5 भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। सबसे पहले गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले आपने मार्केट का सर्वे किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कस्टमर क्या नीड एंड वांट है ना, उस इंफॉर्मेशन को आपने एनालिसिस करा, आपने स्वॉट एनालिसिस करके भाई इस इंफॉर्मेशन के में से मैं कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ, अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हुए क्या प्लान पॉलिसी बनाऊँ ताकि मेरी थ्रेट्स और वीकनेस रिमूव हो जाए। फिर मैंने मार्केट का प्लान बनाऊंगी, भाई कितने % मार्केट एरिया को इंक्रीज करना है, क्या प्रॉफिट कमाना है, उसको मैंने कौन सा नया प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है, उसका मैंने प्लान बनाया। उस प्लान के अकॉर्डिंग मैंने नए प्रोडक्ट को क्या करा, डिजाइन्स बनाए वेरियस, और वेरियस डिजाइन्स में वो प्रोडक्ट क्या कर दिया, मैंने प्रोड्यूस कर दिया ताकि एवरी टाइप की कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाए। प्रोडक्ट बनने के बाद मैंने क्या करा, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की, जो प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किया उसकी क्वालिटी चेकिंग की मैंने कि वो प्रोडक्ट मेरी प्री डिसाइडेड क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन में
वी चेक द क्वालिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट। समझ आ गया? और ग्रेडिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर देते हो। अच्छा, एक डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट एक जगह स्टोर करके रखते हो, एक ही डब्बे में पैक करके रखते हो? नहीं भाई, सबकी पैकिंग अलग अलग होती है क्वालिटी वाइज। जब क्वालिटी वाइज सबकी पैकिंग अलग अलग कर देते हो ना बेटा, उसी को ग्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, आप देखते होगे, मुझे मान लो क्या लेके आना है, शुगर लेके आनी है, राइस लेके आना है, पल्सेस लेके आने हैं, कुछ भी लेके आने हैं, भाई 2 केजी शुगर देना, 2 केजी राइस देना, ऐसे बोल देते हैं ना, वो 2 केजी का पैकेट उठा के दे देते हैं। या आजकल तो ओपन आउटलेट्स है, ओपन आउटलेट्स जिसमें सेल्फ सर्विस होती है, आपको खुद उठाना, आप 2 केजी को उठाया, आपने उसमें डाला और चल पड़े। ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो 2 केजी का पैक ऑलरेडी पहले ही करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? पहले ग्रेडिंग कर रखी है उन्होंने, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दे, कस्टमर को ज़्यादा दिक्कतें ना, हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। उसके बाद बेटा पैकेजिंग, आप अपने प्रोडक्ट्स को पैक करते हो और उसके बाद इंफॉर्मेशन लगा देते हो, तो लेबलिंग बन जाती है। ब्रांड, आप अपने प्रोडक्ट को एक नाम या सिंबल से सेल करते हो, ब्रांडिंग हो गई। फिर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्विस उनको प्रोवाइड करते हो, उस एक्स्ट्रा सर्विस को एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस कहा जाता है। जैसे उनको होम डिलीवरी देना, टेक्निकल या उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, या फिर फ्री एडवाइजरी, जो भी है, ये सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विस में आती है। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेट करते हैं। डिटर्मिनेट हो गई, प्राइस डिटर्मिनेट करने के बाद यहाँ प्रमोशन एंड सेलिंग, कि भाई अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए आप वेरियस प्रमोशन टूल यूज कर रहे हो। वेरियस प्रमोशन का मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स, डोर टू डोर सेल, ताकि ज़्यादा सेल हो। यहाँ पर फिजिकली आप अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, इसमें ये 4 एलिमेंट आते हैं। ट्रांसपोर्ट यूज करके आप गुड्स को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर करवा रहे हो प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक। और बाय स्टोरेज में जब डिमांड नहीं होती तो आप अपने गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हो, ताकि प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना। इट्स क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? थैंक यू।